Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. This is Surbhi Jain. And today we are going to go ahead for some question series. We are going to practice some questions of unit number 5, Mathematical Reasoning and Aptitude, UGC NET GRF paper 1. Although these questions would be somewhat important, basically these questions would actually be, very useful for the students who are pursuing, basically who are going for different kind of examinations like SSC, banking and others. Okay, so basically this is a basic kind of topic which is kind of very common for many students, right? सो ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत स्टूडेंट्स के लिए कॉमन रहने वाला है. तो उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूजीसी नेट जीआरएफ को ही आप टारगेट कर रहे हैं. इन केस यू आर टारगेटिंग एनी बैंकिंग एग्जामिनेशंस, एसएससी or any other state, zonal level or national level examination, these questions would be important. Okay, so you need to be really good in this. I am bringing, I have brought this special series as in kind of, this is kind of surprise questions because मैंने काफ़ी पहले आपको कुछ lectures दिए थे इस topic पे and आज मैं questions लेके आई हूँ. तो I just need to check at your aptitude कि कितनी आपकी अच्छी memory है, कितनी easily आप questions को solve करते हैं. These questions are very easy, you just need to observe them nicely. So these are kind of patterns, okay. So patterns type के questions है, we'll just get to see. So mathematical reasoning and aptitude, UGC NET GRF paper 1, right. एंड फॉर ईच क्वेश्चन आई रियली वांट कि आपको हार्डली 10 सेकेंड्स लगे, उससे ऊपर लगे ही ना, बिकॉज कहने को हमारे पास 1 मिनट भी हो सकता है, बट देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिनको हम एक बार लुक एट करेंगे एंड विल बी एबल टू ऑब्जर्व द पैटर्न्स. जो जितना जल्दी हो सके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप सभी. अंटिल देन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, राइट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, okay, the first question says B2CD. Actually the typing is little wrong. It's B2CD like this, BCD4 and then B5CD and then BC6D. Have you seen this? Yeah. So can you observe this pattern and let me know how would it proceed further? Just a sec. B2CD, BCD4, BCD, and the next number is B6, C6D. And there is actually a blank. Where is the blank? Here. I forgot to make it here. So B2CD, because B2CD. Here is 2 and CD. BCD, BCD, so all are having BCD. So basically options are also having BCDs. Now, here is a number called number as 2. We have 2 in the first pattern, B2CD. नंबर क्या है हमारा फर्स्ट वाले पैटर्न में 2, सेकेंड वाले में 4 है डी के साथ, फर्स्ट वाले में हमारा बी के साथ है, राइट. यस. नाउ ये फर्स्ट हम इसे बोल रहे हैं, इसे सेकेंड बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में तो ये थर्ड है ना, बिकॉज दिस द फर्स्ट. इसमें नंबर 2 आया, इस वाले में हमारा 4 आया, इस वाले में हमारा नंबर आ रहा है 5, इस वाले में है 6. सो ऑब्वियसली यहाँ 3 आएगा. अब कैसा रहा, यहाँ बी के साथ आ रहा है, यहाँ डी के साथ है ना, बीच वाले नंबर के साथ अभी नहीं है, बीच वाले लेटर के साथ नहीं आया है अभी. यहाँ पे फिर फर्स्ट पे आ गया, फिर सेकंड पे आ गया, मतलब बी के साथ फिर सी के साथ. इसका मतलब जो सेकंड वाले प्लेस पे जो यहाँ पर आएगा कोड, इस वाले कोड में क्या नहीं है, इस वाले कोड में बीच वाला जो लेटर है सी, उसके साथ नंबर नहीं है. और नंबर कौन सा होगा, 3, बिकॉज बी डिकोडेड 2 4 5 6, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए. सो हाउ वुड इट बी रिटन, BC3D, है ना. दिस इज द आंसर, है ना, सिंपल. तो क्वेश्चन क्योंकि ठीक से नहीं लिखा था इसलिए मैंने इस तरह से लिख के आपको बताया. दिस वेरी इजी क्वेश्चन टू डू. समझ आ गया होगा आई गेस सभी को, है ना. ऐसे पैटर्न हमने नंबर का देख लिया, साथ में पैटर्न क्या देखा, BCD सब में कॉमन है. तो कितनी सारी चीजें इसमें यूज हो रही है कि पहले सब में BCD है, देन नंबर कॉन्टिन्यूस नंबर जा रहे हैं, नेचुरल नंबर्स बोल सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 2 3 4 5 6. उसके अलावा क्या चीज है यहाँ पे कि ऑल्टरनेटिवली आ रहा है, जैसे पहले बी के साथ नंबर आया 2, फिर सी के साथ 3 आ गया, फिर डी के साथ 4, फिर अगेन बी पे आ गए, फिर सी, फिर डी, ऐसे, है ना. सो ऐसे ये क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था टू डू. आई गेस सबको क्लियर है. विल जस्ट मूव फॉरवर्ड. नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन, दिस आल्सो. एक्चुअली मैं ये क्वेश्चंस क्यों लेके आई, बिकॉज ये काफी डिफरेंट क्वेश्चंस है. कई बार क्या होता है नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस कम ही स्टूडेंट ने किए हो, प्रैक्टिस हो सकता है किए हो आपने, बट देयर इज अ लिटिल चांस कि आपने इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं. तो मैं आज डिफरेंट काइंड ऑफ सीरीज लेके आई हूँ कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो कि हमने कभी ट्राई से नहीं किया, हमें टॉपिक क्लियर है, हमने अच्छे से किया हुआ है, हमने क्वेश्चंस भी बहुत प्रैक्टिस किए हैं, बट द थिंग इज कि हमने इस तरह के क्वेश्चंस नहीं किए. सो
इट्स बेटर कि हर टाइप का क्वेश्चन हम ट्राई करके जाएं, एग्जाम में अगर आता है कोई भी क्वेश्चन तो उसको इजीली हम सॉल्व कर पाए. वेरी सिंपल आंसर. या सो हियर इट इज P5QR है ना. सेकेंड इज P4QS. नेक्स्ट इज P3QT. And there is a blank afterwards. And then again P1TQV. ठीक है. अब इस पैटर्न को हमें ऑब्जर्व करना है ना. किसको ऑब्जर्व करना है? इस पैटर्न को अच्छे से ऑब्जर्व करना है. 5 4 3 1. ऑब्वियसली 2 तो आने ही वाला है क्योंकि सब में P से स्टार्टिंग है. P5 P4 P3 तो देन P2. ऑब्वियसली हमारा आंसर में क्या लिखेंगे हम? अभी P2 लिखेंगे. वी विल राइट P2. Now Q. Basically all these codes और basically जो भी written है इन सब codes में क्या है? Q कॉमन है. So इसमें भी Q कॉमन आना चाहिए तभी तो उसी वे में दिखेगा, तभी तो ये इस पूरे पैटर्न का पार्ट लगेगा. तो ये दो चीज हमने कर ली. लास्ट वाला RST फिर U आएगा तभी तो V आएगा. क्लियर है. सो आई हैव सॉल्व्ड दैट दैट वे वेरी इजीली. एक और ऑप्शन ये था कि हम इसको अच्छे से पहले एनालाइज करते. PQR PQS PQT PQ मतलब PQ सब में कॉमन दिख रहा था, हम PQ पहले लिख देते. फिर हम नंबर लिखते 5 4 3 2 1 रिवर्स है ना नंबर्स. उसके बाद फिर R और S में क्या रिलेशन है? हाँ जी, R के बाद जस्ट S आता है, फिर S के जस्ट बाद T आता है. ठीक है, जस्ट बाद नहीं आता ये. मतलब अगर हम U V के सेंस में देखें तो भाई एक स्किप करके आ रहा है, तो जो स्किप हुआ है वो हमारा U है. इट्स वेरी सिंपल. द आंसर इज P2QU. P2QU. दिस इज द आंसर. इज इट ऑल क्लियर? तो कई बार नंबर जैसे नीचे लिखेंगे तो उनसे कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज ये भी एक नंबर किसी सेंस में यूज हो रहा है. अगर ये ऐसे ना मान के ऐसे भी हो सकता था क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन माइट हैव बीन लुकिंग डिफरेंटली एज वेल. किस तरह से दिखता है क्वेश्चन? अगर दिखता तो इस तरह से भी दिख सकता था. कैसे? जैसे P5 हाँ जी, हाँ ये क्वेश्चन कैसे दिख सकता था हमारा? P5 QR P4 QS. I'm sorry, मीन्स ये 4 नीचे ना लिख के ये साथ में लिख देते है ना, मिक्स कर देते ऐसे. P3 QT देन ब्लैंक होता एंड देन हियर P1 QV. ठीक है, तो इस तरह से भी हम ऑब्जर्व कर सकते थे कि यहाँ पे नंबर्स का इस्तेमाल भी हो रहा है, लेटर्स का भी हो रहा है, सो ऑन. सो क्वेश्चन किसी वे में भी आया, आपको सिर्फ अच्छे से डिकोड करना है. मतलब मैं डिकोड वर्ड यूज करी क्योंकि कई बार पैटर्न्स में कुछ ना कुछ हिडन पैटर्न इंक्लूड होता है, हिडन होता है कुछ, तो उसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है. लेकिन हाँ, ये प्रॉपर डिकोडिंग कोडिंग का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि उसमें किसी चीज का मतलब कुछ और रखा जाता है. जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ए का मतलब रख दिया इंटेलिजेंट, बी का मतलब रख दिया शी, ऐसा कुछ कोड लैंग्वेज हो गई है ना. सो इस तरह से. अब मैं कुछ दिन पहले किसी आई वाज ट्रैवलिंग एंड मेरे को कुछ लोग मिले, मेरे सामने बैठे थे. ठीक है, सो ऐसे वो बात कर रहे थे ना, आज कि आप किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, बिकॉज मुझे नहीं लगा कि मैं जानती हूँ और नहीं भी पता थी, तो बस मुझे पूछना था. आई वाज हैविंग क्यूरियोसिटी कि आप किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं. तो उन्होंने कोई एक लैंग्वेज का नाम लिया. आई रियली डोंट रिमेंबर. मैंने कहा ओके. मैंने कहा मैंने वैसे सुना नहीं है, इंडियन लैंग्वेज है. उन्होंने कहा हाँ हम इंडिया में बोलते हैं. देन आई सेड ओके, मुझे नहीं पता कौन से रीजन की है. देन दे सेड क्या ये हमारी अपनी खुद की लैंग्वेज है. मैंने कहा खुद की लैंग्वेज? कहते हैं हाँ जी हमने अपना बनाई है. तो मतलब आई वाज फीलिंग लाइक कि ओ ये उन्होंने एक ऐसी लैंग्वेज बना ली है खुद से ही जिसमें वो आपस में बात कर रहे हैं, उनको ही समझ आ रही है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही है, थर्ड पर्सन को नहीं समझ आ रही है जिसको वो नहीं पता. सो दे वर हैविंग काइंड ऑफ कोड्स या क्या, आई डोंट नो, बट दैट वाज रियली बियॉन्ड. एंड मैंने उस लैंग्वेज का नाम उन्होंने जो कुछ दिया था मुझे याद भी नहीं है, आची और मे बी आई डोंट नो. तो वो मुझे समझ भी नहीं आया कि क्या है. तो इट वाज लाइक कि समझ आ रहा, तो वहां पे वो कोडिंग डिकोडिंग इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पर नहीं, क्योंकि वहां पे उस लैंग्वेज का मीनिंग नॉर्मल था जो मुझे समझ आता. अगर वो नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते मुझे उसका मीनिंग समझ आता, लेकिन दे वर यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ कोड्स और डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज विच वाज हैविंग द नॉर्मल मीनिंग बट दे वर यूजिंग डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज. सो उस वजह से वो मुझे क्लियर नहीं होता कि क्या बात कर रहे हैं, और मुझे सुनने में इंटरेस्ट भी नहीं था. इट वॉज जस्ट कि मेरे को लगा कि हाँ जी वो लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, सो मे बी आई शुड गेट टू नो कि ये कौन सी लैंग्वेज है. दैट्स इट. ओके, सो लैंग्वेज इज नॉट अ रीजन. मेन टॉपिक क्या है यहाँ पर कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस नहीं है. हाँ बट मैं कोड्स नॉर्मली बोल रही हूँ. ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन तो नहीं है. कोडिंग डिकोडिंग में कुछ ना कुछ डिकोड करना है, इनमें पैटर्न्स को कंप्लीट करना है. क्लियर दिस क्वेश्चन? आई गेस यस. विल मूव फॉरवर्ड.
कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे क्वेश्चन की वो सिर्फ देख ही नहीं रहे इन क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व भी कर रहे हैं, और मे बी दे आर सॉल्विंग वेरी फास्ट. So the students who are solving very fast, or maybe they are solving, it's really good. So I'm again asking, अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं, नो प्लीज टेक आउट योर पेन और समथिंग, या नॉर्मली ही इसको ओरली ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इन पैटर्न्स को. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देख के आपको आंसर पता करना है, ऐसा मत कीजिए. क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए साथ साथ. वीडियो में क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप फटाफट से आगे भी जा सकते हैं अगर आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है, और मे बी यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑल्सो जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ. राइट, ओके. सो मूविंग फॉरवर्ड, DEF 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 एंड DEF, इन सारे पैटर्न्स में अगेन मुझे DEF दिख रहा है ना. देखिए DEF एंड देन DEF2, F के साथ 2 आ गया, क्लियर. एंड देन DE2, अब E के साथ भी आएगा F2, एंड देन अगेन अब D के साथ भी 2 आ गया, E के साथ 2, एंड EF के साथ 3 हो गया. कुछ देखा, क्या दिख रहा है इस पैटर्न में? पहले तीनों के साथ 1 1 है, कुछ नहीं है तो हम 1 1 कंसीडर कर रहे हैं, माना. फिर इनमें से इन दोनों के साथ 1 रहा, इसके साथ एक एक्स्ट्रा हो गया. फिर क्या हुआ, इसमें 1 ही रहा, इसमें एक एक्स्ट्रा हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं आया. क्लियर है? तो अब यहाँ पे D2 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? अब जैसे हमारे एक एक करके एक्स्ट्रा होते जा रहे हैं, जैसे DEF था, सिर्फ F में 2 आया, फिर E में 2 हो गया, तो D में 2 हो जाएगा, है ना. हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे शायद पहले 1 1 था. उस तरह से भी ले सकते हैं, डिफरेंटली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं मेंटली कि हाँ जी यहाँ पे पहले इसके साथ 2 आया, फिर इसके साथ 2 आया, तो अब इसके साथ D के साथ 2 आ जाएगा. एक बार करके देखते हैं ऑप्शन. और कई बार जो हम आंसर्स निकालते हैं वो कई बार ऑप्शन लिस्ट में होता ही नहीं है, फिर हमें इसे डिफरेंटली तरीके से सोचना पड़ता है. जो पॉइंट मैंने अभी बोला बिल्कुल ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ. कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं हम सॉल्व कर लेते हैं, पैटर्न हमारा हो गया, फिर अच्छे से कोई कंडीशन हमारी लग गई है, हमने आंसर निकाल लिया, बट हम ऑप्शन चेक करने गए, एक भी नहीं मिल रहा है. और ऑप्शन भी इस तरह से हैं, ऐसा नहीं कि नन ऑफ द अबव का ऑप्शन है, तो फिर हम नन ऑफ द अबव मार्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एक लॉजिक था जिससे हमने इसको सॉल्व कर दिया. बट अभी क्या है कि हमने जो आंसर निकाला वो इससे मैच नहीं करना, नन ऑफ द अबव का ऑप्शन नहीं है, तो फिर हम अपना आंसर गलत मानेंगे. गलत ही मानना पड़ेगा, मतलब हमें डिफरेंटली सोचना पड़ेगा. मे बी वो रॉन्ग नहीं है, लेकिन हमें डिफरेंटली सोचना पड़ेगा ताकि हमारा आंसर इस कैटेगरी से मैच कर सके. क्लियर है? कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा था गिवन ऑप्शन से, देन वी आर सपोज टू थिंक डिफरेंटली जो आंसर से मैच कर सके. देन हमें आंसर के पर्सपेक्टिव से सोचना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें आंसर्स में से ही कोई एक टिक करना है ना. अगर कोई ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है, मे बी फिर हम खुद को एक जगह कहीं ना कहीं रॉन्ग मानेंगे कि हाँ जी दे आंसर दैट दे वॉन्ट, द वे दे वॉन्ट, वो हमारे पास नहीं है. तो उस केस में हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट लुक फॉरवर्ड फॉर दी आंसर्स एंड देन विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस. लेकिन अभी यहाँ ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट सॉल्विंग इट नॉर्मली. एंड आई डिड टेल यू दैट थिंग कि हाँ हमारा आंसर कई बार मैच नहीं करता है, वो नॉर्मली बताया. तो ध्यान रखना, एकदम से पैनिक नहीं करना यार, क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं है नन ऑफ द अबव क्वेश्चन होना चाहिए. नो, दिस इज नॉट नेसेसरी एट ऑल. क्लियर? सो ये क्लियर हुआ मैंने कैसे बनाया, एन F2 है ना. पर अभी देखते हैं इसके बाद ये रिलेट कर रहा है कि आगे वाला. अब सब में एक एक बढ़ा दिया, लेकिन अब तो कुछ रिलेशन आना चाहिए ना. आप क्या करेंगे, अब इन्होंने क्या करा, फिर से F में एक बढ़ा दिया. देखा, जैसे F में अगर यहाँ पे 1 1 1 1 था तो F में एक बढ़ाया तो 2 हो गया. फिर नेक्स्ट स्टेप में E में एक बढ़ाया, फिर D में एक बढ़ाया. फिर अब इन तीनों में से फिर से F से स्टार्ट किया, F में एक बढ़ा दिया, D और F में, D और E में वही रहे नंबर्स 2 2. क्लियर है? अगर इसके बाद वाला अगर मैं नंबर पूछूं तो क्या आएगा, सॉरी इसके बाद वाला कोड क्या होगा, 2 कोड्स और पूछूं तो इसके बाद होगा हमारा D2 E3 F3, क्योंकि पहले F में एक इंक्रीज हुआ, अब E में इंक्रीज हुआ, फिर नेक्स्ट वाले में D में इंक्रीज हो जाएगा, D3 E3 F3. एंड इसके नेक्स्ट वाला कौन सा होगा, D3 E3 F4. किसी को क्लियर हुआ ये पूरा कैसे बना? आई गेस सबको क्लियर हुआ, लेकिन कई बार हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, सो वो करना जरूरी है. दीज क्वेश्चंस आर ऑब्जर्वेशनल ना, कि इनको ऑब्जर्व अच्छे से करना है हमें. हमारी एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग कितनी अच्छी है, कितना अच्छे से हम किसी चीज को एनालाइज कर पाते हैं, उस पर बेस्ड है ना. मेंटल लर्निंग, मेंटल एबिलिटी बोलते हैं ना, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड. तो मैथ्स की रीजनिंग पावर कैसी है आपकी, तार्किक योग्यता कैसी है आपकी, वो मैटर करता है ना. क्लियर है? सो क्या आंसर आ रहा है हमारा, D2 E2 F2. दिस इज द आंसर. easy, it was somewhat easy, but you need to just think that level. Clear? Going forward for the next question. QARRAS SAT TAU. QRST continuous alphabet. T के बाद QRSTU. हम ऑप्शन देखते हैं, ये दो हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है. देन AA तीनों में आ रहा है, इनमें भी आ रहा है. नाउ R के बाद S के बाद TU, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, V तो आएगा, कॉन्टिन्यूस ही जा रहा है.
So this is the answer and this is not. क्लियर हुआ? UAV is the answer. बहुत ही सिंपल है. कई बार कोडिंग ऐसे रिलेट करती है, फर्स्ट लेटर्स कॉरस्पॉन्डिंग रिलेट कर रहा है, फिर सेकंड से रिलेट कर रहा है, फिर थर्ड वाला थर्ड से रिलेट कर रहा है, और कई बार पूरा कोड में कुछ चेंजेस करके आते हैं. तो डिपेंड करता है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है जितने ज्यादा हो. मैं कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ केसेस लाएंगे, कुछ क्वेश्चन देखो सेकंड्स में सॉल्व हो गए. मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है ना, सीधा ही आपको समझ आ गया. मैं तो बस एनालाइज करके दिखा रही थी आपको, हाँ जी ऐसे एनालाइज कीजिए एंड वी गॉट द आंसर. सो इस तरह से होता है, बट यू नीड टू एक्चुअली प्रैक्टिस द क्वेश्चंस मोर एंड मोर. राइट, मूविंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन. लुक एट दिस सीरीज. इस सीरीज को देखिए फटाफट से. व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट? इसमें कौन सा नेक्स्ट नंबर आना चाहिए? पीछे मैंने लेटर्स का इस्तेमाल किया था, थोड़ा बहुत नंबर का अभी था, लेटर नंबर्स का इस्तेमाल. यहाँ पे नंबर्स ही हैं 2, 6, 18 एंड 54. मेरे हिसाब से कुछ स्टूडेंट्स को अपना आंसर मिल भी गया अभी, है ना. 2 के बाद 6 कैसे आया? गैप है 4. हम गैप से लेके चलते हैं. 12 नहीं, गैप तो सेम ही नहीं आ रहा. 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे. 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, 54 3 बताइए, है ना. कितना आएगा? 162. वी गॉट द आंसर वेरी इजीली. सो मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन सीरीज होती है, दिस इज काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन सीरीज. ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे ही मिक्स आएंगे, आपको फटाफट से एनालाइज करना है. ये कब कर पाओगे? जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे. कीप मोर एंड मोर क्वेश्चंस, मतलब बेसिकली कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस. आएंगे एग्जाम्स में तो टफ ना हो. ठीक है, लुक एट दिस सीरीज. व्हाट नंबर शुड कम द नेक्स्ट? 5. कई बार डॉट का मतलब मल्टीप्लाई भी होता है, ये ध्यान रखना, है ना. बट यहाँ पे हम डेसिमल के सेंस में लेके चलेंगे अभी, है ना. 5.2, 4.8, 4.4 एंड 4. 5.2 एंड 4.8. हम सीधा, मैंने बोला था जब भी कोई सीरीज नंबर सीरीज को एनालाइज करते हैं, अगर बहुत बड़े नंबर्स नहीं है तो हम गैप्स देखेंगे. मैंने 2 के बाद 1000 आ गया, 1000 के बाद 10,000 आ गया, तो वहां पे भाई माइनस करके नहीं देखना है. लेकिन इन क्वेश्चंस में जहाँ पे छोटे छोटे नंबर्स है, नियर बाय नंबर्स है, वहाँ पे गैप देखते हैं हम. तो इन दोनों का अगर गैप देखें, माइनस करके देखें, इसमें से ये 0.4 का गैप आ रहा है. यहाँ पे देखें, यहाँ भी 0.4 का गैप आ रहा है. यहाँ देखें तो 0.4 का गैप है. सो यहाँ भी 0.4 का गैप करेंगे तो, और क्योंकि नंबर स्मॉलर हो रहे 5.2, 4.8, 4.4, 4, तो यहाँ पे कौन सा आएगा नेक्स्ट नंबर? 3.6. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 3.6. मेरे हिसाब से बहुत सिंपल क्वेश्चन था. किस किस को समझ आया, किसको नहीं आया? अगर किसी को नहीं आया तो सिंपल सी बात मैंने बताई, डेसिमल नंबर से और कुछ नहीं है. इसको नॉर्मल नंबर लेके चलोगे तो कैसे दिखेगा ये? 52, 48, 44. अब ये क्योंकि मैंने इसमें ये डेसिमल था, इसको भी डेसिमल कंसीडर करेंगे 4.0, तो ये 40 हो जाएगा. क्योंकि ऐसा नहीं कि ना डेसिमल के बिना, क्योंकि डेसिमल रिमूव कर रही हूँ, ऐसी थोड़ी ना कर सकते हैं. तो 52, 48, 44, 40, नेक्स्ट 36, क्योंकि सब में 4 का गैप है यहाँ पे, है ना. इस वे से भी हम कर सकते हैं. जिन स्टूडेंट्स को अगर समझ आ रहे हैं ना क्वेश्चंस, तो मे भी उनको सेकंड वाला वे भी समझ आया कि मैंने कैसे बताया. तो इट वाज वेरी इजी. आपको गैप्स देखने हैं, कभी कभी नॉर्मली करना है. वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सीरीज थी, लेकिन इस क्वेश्चन में कई बार स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि किस तरह से सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ डेसिमल्स दिख रहे हैं, तो उनको कंफ्यूजन आती है. सिंपल सी बात है, गैप लेके देखो ना, नियर बाय नंबर है 5.2, 4.8, 52, 48, 44, 4 दैट इज 40 हो गया उस वे में. तो सिंपल सा है, इस पे कोई खास एक्सप्लेनेशन की दैट पे रिक्वायरमेंट नहीं है. लेकिन इनकेस स्टिल किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है, यू कैन आस्क मी. किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. आई विल ट्राई कि उस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर मिले. ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग, यू नो, more and more of questions. Now there's one thing that you need to do yourself. Do it yourself. There's one question to be done as homework. This is ZA5. इसको करिए और ऑप्शन में देखिए कौन सा आंसर आ रहा है, एंड उसको मार्क करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या मुझे शेयर कीजिए, वट एवर वे यू कैन डू इट. सो कीप प्रैक्टिसिंग more and more questions. Okay, and thank you for taking the session. Have a nice day. This is a question to do as homework. Okay, it must be done. And again practice these all questions. These all questions must be practiced one more time. Okay, yourself.